वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम। इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के आगाज में अगर मौसम की बात ना की जाए तो यकीनन ज्यादती होगी, क्योंकि गुज़िश्ता रात बादल खूब गरजे और फिर जमकर बरसे हैं, जिसकी वजह से मौसम मजीद ठंडा हो गया। दर्जा हरारत भी मजीद गिर गया है और महकमा मौसमियात की जानिब से आज दिन में और कल भी हल्की फुल्की बारिश बरसने की पेशगोई कर दी गई है। नाज़रीन, मौसम दिन भर कैसा रहेगा इस हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन मौसम से जुड़ी इंतहाई अहम बात जो मुझे आपके साथ करनी है वो ये है कि सर्दी का मौसम है, दिन बहुत जल्दी ढल जाता है, शाम बहुत जल्दी गहरी होकर रात में बदल जाती है। तो ऐसे में हमारी गलियां, मोहल्ले, बाजार बहुत जल्दी सुनसान हो जाते हैं। लोग अपने घरों में रहने को तरजीह देते हैं और ज़्यादातर लोग गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर नहीं निकलते। तो ऐसे में जराइम पेशा अफराद को बहुत खुली छूट मिल चुकी है और इस मौसम में शहर में डकैती, चोरी, राहज़नी की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। स्ट्रीट क्राइम में 20% तक इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये सब कहने का मकसद ये है कि अपने आसपास के माहौल पर जरा नजर रखिए, थोड़ी एहतियात करें, ये आपकी हिफाजत के लिए बहुत जरूरी है। नाज़रीन, उधर पीडीएम जलसे से कबल FIRs का सिलसिला नहीं थम सका और मरियम नवाज को मटन कड़ाही खिलाने वाले दुकानदार की भी शामत आ गई है। लक्ष्मी चौक में बट कड़ाही को सील करके मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा किन दफात के तहत दर्ज किया गया है, इमरान मलिक रिपोर्ट में बता रहे हैं। पीडीएम जलसे से कबल ही लाहौर का सियासी पारा हाई। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज को कड़ाही खिलाना दुकानदार को महंगा पड़ गया। लक्ष्मी चौक में बट कड़ाही के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जिले इंतजामिया ने कड़ाही शॉप को भी सरबमोहर कर दिया। गुज़श्ता शब मरियम नवाज ने सेनेटर परवेज रशीद और मरियम औरंगजेब के हमरा मटन कड़ाही नोश की। कोरोना एक्ट की खिलाफ वर्जी पर पटवारी नदीम अब्बास की मदीयत में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। मुकदमे में लिखा गया है कि स्पेशल मजिस्ट्रेट जफर अब्बास कोरोना SOPs की चेकिंग कर रहे थे, बट कड़ाही पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही थी। मामले पर मरियम नवाज ने ट्वीट करके कहा कि मेरा बदला आवाम से मत लो, कभी हुकूमत को इतनी नीच हरकतें करते नहीं देखा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत का मुकाबला बट कड़ाही वालों से है या मरियम नवाज से। डीजे बट को गिरफ्तार करके हुकूमत ने नाअहली साबित कर दी। उस मुर्गी का भी पता करें कि वो कहां से आई, तेल कहां से आया, फिर वो फराहम करने वालों के खिलाफ भी मुकदमात बनाएं। कड़ाही शॉप के मालिक मुस्तफा नदीम बट ने कहा कि मरियम नवाज समेत सब कारकुनों को आउटडोर खाना खिलाया। कल मरियम नवाज साहिबा 7 बजे हमारे यहाँ पे आई तकरीर वगैरह करने के लिए रैली के साथ अपनी। उसके बाद वो थोड़ी देर यहाँ पे आई, उन्होंने खाना वगैरह मंगवाया हमारे से, तो क्या नाम है, हमारे वेटर्स वगैरह उनको खाना सर्व किया। उसकी वजह से उन्होंने बाद में इशू बना लिया कि आपने SOPs पे अमल नहीं किया। हालांकि हमने उनको आउटडोर डाइनिंग में नहीं करवाई, क्या नाम है, सॉरी, इंडोर डाइनिंग में नहीं करवाई, आउटडोर डाइनिंग थी, जैसे SOPs गवर्नमेंट ने जैसे अलावा में किया है। शहरियों ने मामले पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। यह तो इंसानी हमदर्दी है कि उन्होंने खाना खिलाया, उन्होंने ये इनकी दुकान बंद करी, अच्छी बात नहीं। जो इन्होंने SOPs का खिलाफ वर्जी की है उस पर पर्चा होना चाहिए। मुकदमा दर्ज करने के बावजूद ताहाल इस हवाले से कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। कैमरामैन सलीम जानी के हमरा इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, सियासी अफरा तफरी तो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। कुछ अहम केसेस के हवाले से हम बात करेंगे तो मस्जिद में शूटिंग के खिलाफ केस की समाअत हुई है। पुलिस ने अदाकारा सबा कमर के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल कर ली है। प्रोसिक्यूशन ने मुकदमे में साइबर क्राइम की दफात शामिल करने की सिफारिश कर दी है। रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। मस्जिद में शूटिंग के खिलाफ केस, पुलिस ने अदाकारा सबा कमर और बिलाल सईद के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल कर ली। प्रोसिक्यूशन ने केस में साइबर क्राइम की दफात शामिल करने की सिफारिश कर दी। सेशन कोर्ट ने चालान CCPO को इरसाल कर दिया। प्रोसिक्यूशन का कहना है कि सोशल मीडिया पर शूटिंग की फुटेज वायरल हुई, लिहाजा CCPO लाहौर मुकदमे में मजीद दफात शामिल करने का हुक्म दें। सेशन अदालत ने अदाकारा सबा कमर की अबूरी दरखास्त जमानत मंजूर कर रखी है, जबकि सबा कमर का कहना है कि शूटिंग नहीं की, निकाह का सीन अक्स बंद किया गया। नाज़रीन, इसी मामले पे हमने मजीद बात करनी है। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अरशद अली। अरशद अली, बताइएगा, ये मस्जिद में शूटिंग के हवाले से अहम केस की समाअत हुई है, अगली समाअत कब होने जा रही है?
जी सिद्रा मनीर, अभी ये चालान मुकम्मल करके थाना भाटी गेट पुलिस ने सेशन कोर्ट की प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जमा करवाया है, अपनी तहकीकात मुकम्मल की है, जिस पर जो है वो प्रोसिक्यूशन की जानिब से कायम की गई कमेटी ने तमाम तर चालान का मुकदमे में जो दफात शामिल की गई हैं उसका जायजा लेने के बाद अब प्रोसिक्यूशन ने यह फैसला किया है कि इसमें मजीद जो दफात हैं वो शामिल की जाएंगी। अभी फिलहाल इसको कोर्ट की तरफ जो है वो चालान को फॉरवर्ड नहीं किया गया और इसके ऊपर बाकायदा प्रोसीडिंग अभी जो है वो जब प्रोसिक्यूशन की जानिब से इस चालान को मंजूर किया जाएगा उसके बाद इसके ऊपर जो है वो जजेस साहबान जो है वो बाकायदा कार्रवाई करेंगे। ताहम जो है वो 4 सितंबर को मस्जिद वजीर खान में शूटिंग का मामला सामने आया था और सबा कमर और गुलकार बिलाल सईद के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने वहां पर गाना जो है वो अक्सबंद किया है, जिसके बाद जो है वो ये तमाम तर मुकदमा। बहुत शुक्रिया अरशद अली, आप हमारे साथ मौजूद रहे, डिटेल्स के हमारे साथ शेयर कर लेते। नाज़रीन वापस आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन बात करेंगे कुछ कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से जो कि हर गुजरते दिन के साथ ख़राब होती जा रही है और हमारे शहरी हैं कि समझ नहीं रहे, मुसलसल जो है वो एहतियात नहीं बरत रहे और हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं जी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लाहौर शहर की अगर हम बात करते हैं तो लाहौर इस वक्त गढ़ बन चुका है कोरोना केसेस का और एक रिपोर्ट महकमा सेहत की जानिब से जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो रेशो है वो लाहौर में केसेस की है, दूसरे नंबर पर रावलपिंडी है और तीसरे नंबर पर मुल्तान है, जबकि नारोवाल में सबसे ज़्यादा केसेस जो पॉजिटिव हैं उनकी शरह रिकॉर्ड की जा रही है। ये माहौल कितना ख़तरनाक है और इसके साथ साथ आने वाले कितने दिन कितने महीने हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशरफ ज़िया साहब हैं, हेड ऑफ एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट जिन्ना अस्पताल से आपका ताल्लुक है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, आप दोनों को सर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, अभी कोरोना वायरस की सूरत हाल ख़राब होती जा रही है, कितनी मुश्किल वक्त में हम गुजर रहे हैं, कितने हालात इस वक्त ख़राब हैं? जी थैंक यू वेरी मच। इसमें 2-3 चीज़ें जो बताना बहुत ही ज़रूरी समझूंगा। एक तो ये कि पिछले चंद हफ्तों में जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गए हैं और दूसरी बात यह है कि जो आवाम का जो गैर संजीदा रवैया है वो हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। लोगों में अभी जो है डिनाइल फेज है कि जी कोरोना है कि नहीं है। जिन पेशेंट को ये मर्ज़ लाह पा रहा है उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक। अब सर्दियों में जो पेशेंट हम जो रिसीव कर रहे हैं वो काफ़ी क्रिटिकल हैं और उसमें से पेशेंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और पेचीदा आ रहे हैं हमारे पास। अब इसमें एक चीज़ जो बताना बहुत ही ज़रूरी है कि जब तक आप इसको SOPs को फॉलो नहीं करते, जिस स्पीड से पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, अगर इसी स्पीड से मरीज़ों की तादाद में इजाफा होता रहा तो अनकरीब हम उसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे जो पहले हम जिस स्टेज से गुजर चुके हैं और तकरीबन हम उस स्टेज के नज़दीक पहुंच गए हैं कि नंबर ऑफ केसेस उस हिसाब से बढ़ गए हैं। हमारे ICU उनकी जो तादाद है तकरीबन वो बेड तो हमारे पास ऑक्यूपेंसी तकरीबन नियर टू फुल है और बाकी हमारे वो जो हालात है उसी तरह ही ख़राब होते जा रहे हैं। नंबर ऑफ पेशेंट और उसके बाद जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस वही उसी हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर तो इसको हमने संजीदा ना लिया तो हालात इससे ज़्यादा बदतर हो सकते हैं। बिल्कुल संजीदगी ना दिखाई तो फिर हालात तो ख़राब होंगे। बिलाल, 47 to 50% बताया जा रहा है कि कैपेसिटी अस्पतालों की फिल हो चुकी है। इस हवाले से हमें बताइए कि मजीद क्या इकदाम किए जा रहे हैं क्योंकि लोग तो अभी नहीं समझ रहे हमारे। बिल्कुल सिद्रा, अब आज सुबह की जो रिपोर्ट है जिसमें शहर के जो बड़े हॉस्पिटल्स जहाँ पे वेंटिलेटर्स और HDU की सहूलत है उसमें से 50% जो वेंटिलेटर्स के बेड हैं ये फिल अप होना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा HDUs जो कि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में उसमें लाहौर में मौजूद हैं और तकरीबन 20,000 से ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे भी जो कैपेसिटी है 40% तक पहुँच चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि जो सीरियस मरीज़ हैं उनमें खातिर खा जो इजाफा है ये देखने में आ रहा है। और इसमें जो अहम चीज़ है सिद्रा, आप देखें कि हमने जो SOPs बनाए थे कितना आमद दरामद उस पर हो रहा है। रेस्टोरेंट्स पे पाबंदी लगी थी कि आपने अंदर बैठ के नहीं खाना, तो सब चल रहा है। आप परसों की मिसाल ले लीजिए कि आपके जो पॉलिटिकल पार्टी ने किया था, FIR भी दर्ज हुई। तो इसके अलावा जितने भी और कारोबारी मराकज़ है सबकी ये सूरत हाल है। SOPs पर अमल दरामद करना मेरा ख्याल है लोग बोल ही गए हैं कि भाई इस पर कोई अमल दरामद हमने करना भी है, तो ये उसी का खमियाजा ही हम भुगत रहे हैं। अगर जिस तरह एक पॉलिटिकली कल भी गैदरिंग हो रही है इसमें वायरस, क्योंकि लाहौर आपको पता है कि पहले ही यहाँ पे लोकल ट्रांसमिशन 90% से ज़ायद फैल चुकी है। उसका मतलब ये है कि 90% से ज़ायद का मतलब ये है कि आपकी
अगर 1.25 करोड़ आबादी है तो उसमें से 1 करोड़ आबादी आपकी वल्नरेबल हो इंतहाई चुकी है। खतरनाक ग्रुप में शामिल हो चुकी है। डॉक्टर साहब हमें सर ये बताइएगा कि ये जितने भी केसेस आपके पास रिपोर्ट हो रहे हैं, आप उनको सबसे पहले क्या ट्रीटमेंट, क्योंकि हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, वो किस स्टेज पे उनको लगाने की जरूरत पड़ती है, फिर अगली स्टेज क्या होती है, फिर लास्ट क्या स्टेज होती है कि पेशेंट को अशद ज़रूरत होती है कि अब उससे वेंटिलेटर पे ही हमने लेके जाना। हाँ जी, ये आपका सवाल जो है ना बहुत ही अहमियत का हामिल है। इसमें मैं थोड़ा सा ये वाज़ेह करता जाऊँ कि जो पेशेंट जिसमें अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है ना, उसको स्टार्ट तो हम उसको ये कहते हैं कि स्टार्ट में घर में क्वारंटीन हो जाए। अगर उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत महसूस होती है, जब उसकी सांस की प्रॉब्लम शुरू हो जाए, स्टार्ट में उसको अगर वहाँ पे इंतज़ाम है तो ऑक्सीजन घर में रख के उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की जा सकती है डॉक्टर के मशवरे के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन की रेगुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर उसकी सैचुरेशन, वो उसके छोटे पल्स ऑक्सीमीटर अवेलेबल है, वो पास होना चाहिए, उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद हो। अगर उसकी सैचुरेशन 90% उससे नीचे आना शुरू हो जाती है और ऑक्सीजन का फ्लो उसको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, 5 लीटर से 10 लीटर पे चला जाता है, फिर उसको लाजमी हॉस्पिटल पे रजू करना चाहिए। अब वहाँ पे हॉस्पिटल में हम ये करते हैं कि उसको हम पहले ऑक्सीजन स्टार्ट करते हैं, फिर पेशेंट को हम प्रोन करके उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, फिर हम उसको हाई फ्लो कैनुला के साथ लेके जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये फेफड़े ही इन्वॉल्व होते हैं आपकी बॉडी के, वही खराब हो रहे होते हैं, उसी पे बीमारी का असर होता है, फिर आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, या कुछ और बीमारियां भी होती हैं जिसकी वजह से आपको ऑक्सीजन पे ले जाना पड़ सकता है? इसमें जो हमने जो पेशेंट्स देख रहे हैं, जो कोरोना के पेशेंट है ना, सबसे मुतासर पेशेंट, जो खतरनाक पेशेंट वो हैं जिनमें कोविड निमोनिया, जिनमें लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, और उसमें लंग्स की एक सर्टन जो एक लिमिट, उससे ज्यादा अगर लंग्स खराब हो जाए तो काफी क्रिटिकल सूरत हाल हो जाती है। अब जब हाई फ्लो ऑक्सीजन के साथ फिर हम नॉन रीब्रीदर मास्क है वो देते हैं, बाईपैप देते हैं, उसके बाद अगर अगली स्टेज जो है ना वो खतरनाक है। अगर उस स्टेज पे जब लंग्स की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाए, पेशेंट वेंटिलेटर पे चला जाए, मैं तकरीबन हर प्रोग्राम में ये चीज़ कह चुका हूँ कि वेंटिलेटर इसका इलाज नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट वेंटिलेटर पे ना जाए। अभी तक हमारे जितने पेशेंट जो पर्टिकुलरली जना हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वो वेंटिलेटर पे ना जाए, और उससे पहले हमारे पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह अब डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो जो वेंटिलेटर पे स्पेशली जिना अस्पताल से आपका ताल्लुक है, तो वहाँ पर क्या शरह क्या है मरीज के सेहत याब होने की? जी अभी तक जी मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक जो ये हमने 1 दिसंबर का डाटा मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास 37 क्रिटिकल पेशेंट एडमिट हुए हैं, जिसमें से हमने 12 पेशेंट वेंटिलेटर पे डाले हैं, और उसमें 4 पेशेंट अनफॉर्चुनेटली हम नहीं बचा सके। दूसरों को हमने हाई फ्लो कैनुला के साथ और उसके साथ बहुत सारे पेशेंट हमारे डिस्चार्ज हो रहे हैं। तकरीबन 13-14 पेशेंट हमारे जो है डिस्चार्ज हो चुके हैं, दूसरे अभी अंडर ट्रीटमेंट हैं। तो जो पेशेंट वेंटिलेटर पे नहीं जाते उनमें सर्वाइवल बेहतर है, जो वेंटिलेटर पे जाते हैं उनमें प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा हो जाती है। बिलाल, हमें ये बताइए कि अब जो कोरोना एडवाइजरी ग्रुप एक बनाया गया है, वो सिफारिशात भेजते हैं, वो बड़े सख्त SOPs बनाते हैं, वो बड़ी सख्ती करने की जानिब जो है वो सिफारिशात भेजते हैं। उनको भी शिकायत है कि हम तो काम करके भेज रहे हैं, लेकिन जब उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता तो फिर उसका भी फ़ायदा ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल सदा, इसमें 2 चीज़ें हैं। देखें, जो कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप है वो मुश्तमिल है, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उन पर मुश्तमिल है। अब उनकी जानिब से जो SOPs बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं हेल्थ केयर को मद्देनज़र रखते हुए। उसके बाद की जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है NCOC भी, उसके बाद जब उसको मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स को भिजवाती है, वफाक को या उसको प्रोविंशियल को, तो फिर उसके बाद एक पॉलिसी बनाई गई है। हमारी वफाक की जानिब से पॉलिसी है कि आपने कारोबार को मुतासिर नहीं करना। ये अब आप देखें कि आपका हर मिनिस्टर, आपकी गवर्नमेंट लेवल पे ये कहा जाता है कि हमने उस तरह लॉकडाउन नहीं करना जिस तरह दीगर ममालिक कर रहे हैं। स्मार्ट लॉकडाउन के ज़रिए वो चल रहे हैं, स्मार्ट पॉलिसी के तहत वो खेल रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट का ये फैक्टर है कि अगर हम मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाते हैं और मुकम्मल जो इंस्ट्रक्शन जो कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप दे रहे हैं तो उसके मुताबिक किया जाए तो फिर तो कारोबार बड़े महदूद हो जाएंगे, टाइमिंग बड़ी कम हो जाएगी, जो कि आम लोगों के लिए बड़े खतरे की बात है। पर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बिलाल मैं स्पेशली बात कर रही हूँ कि नहीं हो रहा, अभी भी मार्केट्स में, बाजारों में, होटल्स में, कैफेज में कहीं भी नहीं हो रहा, लोग नहीं मास्क पहने। बिल्कुल सिदरा, लेकिन 3 से 4 रोज से पहले कबल जो है ना, ये इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी हद तक अब जो लोकल गवर्नमेंट
गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई है। अब कई लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी हैं कारोबारी मराकज़ में, रेस्टोरेंट्स में भी, और उसके अलावा भी कई ऐसे जो लोग हैं जो कि आम जो चल रहे हैं, मास्क नहीं पहना लोग, उनसे भी जो टीमें हैं वो पूछ रही हैं। तो इस हवाले से सख्ती का ऑर्डर जो है ना, ये हमारा गवर्नमेंट का जो प्लान है उस लेवल पे नहीं करने के जिस तरह हम चाह रहे हैं कि वो सख्ती की जाए। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि चीज़ों को इनको प्रेशराइज किया जाए, सख्ती थोड़ी सी की जाए, लेकिन ऐसी इतनी ज्यादा ना की जाए कि लोग ज्यादा ही परेशान होकर रह जाएं। डॉक्टर साहब, हमें सर ये बताइएगा कि अब हमारे जो माहिरीन हैं, डॉक्टर्स हैं, कोरोना को कितना समझ चुके हैं? अब इलाज कोरोना का पेशेंट्स का कितना आसान हो गया? जी इसमें ना दो चीज़ें, अभी जैसे अभी बिलाल कह रहे थे ना कि लास्ट टाइम हमें जो प्रॉब्लम आ रही थी कि मास्क की अवेलेबिलिटी नहीं थी, लोगों के पास एक जवाब था कि जी मास्क है नहीं, कहाँ से किस तरह से, और बड़े एक्सपेंसिव और ब्लैक में मिल रहे थे। अब वो चीज़ नहीं है, आपको मास्क की अवेलेबिलिटी मिल रही है, बड़े आराम से आपको हर जगह पे मास्क मिल जाते हैं और अच्छी क्वालिटी के मास्क आपको अवेलेबल है। सैनिटाइजर का सेम वही पहले प्रॉब्लम था, वो भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम मर्ज को काफ़ी हद तक समझ तो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये कहना जो है ना, ये बिल्कुल ही मतलब गलत होगा कि हम मर्ज को 100% हम उसको समझ चुके हैं। हमने डिफरेंट ड्रग्स की ट्रायल की, अब हर जगह पे ट्रायल्स हो रही हैं, उन्हीं ट्रायल के साथ ही पेशेंट रिकवर भी हो रहे हैं, उन्हीं मेडिसिन के साथ पेशेंट जो कॉम्प्लिकेट भी हो रहे हैं। तो तकरीबन एक यूनिफॉर्म सी पॉलिसी वैसे डिज़ाइन कर ली गई है। जैसे जना हॉस्पिटल में भी हमने एक पूरा एक प्रोटोकॉल सेट कर दिया है कि जो पेशेंट आएगा, जैसे अभी आपने पहले क्वेश्चन में पूछा था कि आप किस तरह से उसको देंगे कि इस लीटर पे हम ऑक्सीजन स्टार्ट करेंगे, इससे बढ़ेगा तो हम ये करेंगे, स्टार्ट में हम ये ड्रग इसको यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, अब अगर इसके मार्कर या जो टेस्ट हैं उसमें अगर ये कंडीशन आ जाए तो हम ये मेडिसिन साथ ऐड करेंगे। मतलब एक पूरा एक प्रोटोकॉल सेट कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो कॉम्प्लिकेट हो रहे हैं, जो ठीक नहीं हो रहे। बहरहाल जो लास्ट टाइम जो एक पैनिक था, जो एक प्रॉब्लम थी, हमारे डॉक्टर्स जो है ना पेशेंट के पास जाने से काफ़ी परेशान हो रहे थे, हम लोग खुद भी बड़े बहुत ही मतलब ओवर कॉन्शियस थे। अब हम कहते हैं जी आप प्रोटेक्टिव मेजर्स लें, मास्क पहने और उसके बाद किट के साथ पेशेंट को अटेंड कर रहे हैं हम, मतलब वो पहने की वो चीज़ नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ड्रग्स की अवेलेबिलिटी, लास्ट टाइम वो भी प्रॉब्लम आई थी हमें, ड्रग्स अब अवेलेबल है और चीज़ें भी अब थोड़ा सा लॉजिस्टिक्स हम मेंटेन कर रहे हैं। पहले हम इस स्टेज से गुजर चुके हैं तो चीज़ें पहले से बेहतर है, लेकिन अब स्टिल वही मेरी वहाँ पे वही चीज़ मैं कहूँगा कि अगर SOPs को फॉलो ना किया गया, ये जैसे जो गैदरिंग है ये चलती रही, तो जिस तरह नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, फिर शायद हम किसी डिजास्टर की तरफ मूव कर जाएं। ठीक, बिलाल हमें ये बताइएगा कि शहर में स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला भी जारी है, लेकिन जो स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाके हैं वहाँ पर भी खिलाफ वर्जियाँ पूरे अरूज पर हैं। बिल्कुल सिद्रा, अब देखें कि लाहौर के 55 से ज़ायद इलाके हैं जहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है और उनमें से मेरा ख्याल है कि 5 से 10% पे आपको पुलिस नज़र आएगी, ज़िला इंतज़ामिया की टीमें नज़र आएंगी। और वो किसी को नहीं रोकते, बिल्कुल नहीं रोक रहे, सब आ जा रहे हैं। हमने बल्कि मैंने खुद विजिट किया वहाँ पे, जब उसकी कवरेज के लिए जाते हैं तो जो गलियाँ बंद की गई हैं आमदोरफ्त है, लोग वहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कोई पूछने वाला कोई नहीं। और इक्का दुक्का जो पुलिस जिनकी ड्यूटियाँ लगी हैं वो कुछ टाइम बैठते हैं, फिर उसके बाद आगे पीछे हो जाते हैं। तो उस वजह से ये अब देखें सीधा इतना कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। अब देखें लोगों को यहाँ पे अब खुद मेरा ख्याल है इतनी सख्ती की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी, हर बंदे को पता खुद से करना चाहिए था कि जनाब अगर ये स्मॉल लॉकडाउन किया गया है या इस घर में इस गली में किया गया है तो लोगों को मज़ीद खौफज़दा होना चाहिए था, लेकिन वो लोग इतने खौफज़दा नहीं हैं। अभी भी डिनाइल फेसिस वही चल रहा है कि भाई कोरोना है या नहीं है, अभी हम वो आगे पहुँचे नहीं कि मतलब कोई वैक्सीन को हमने डिस्कवर करना है, कोई वैक्सीन लगवानी है, कोई मेडिसिन खानी है, ये तो हमारे बहुत से दूर की बात है। चले बिलाल, वैक्सीन पे भी हम जरूर बात करेंगे। वज़ीर सेहत साहिबा ने कल बड़ा एक अहम बयान दिया है वैक्सीन के हवाले से। डॉक्टर साहब, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी जो हमारे पेशेंट्स आपके पास रिपोर्ट हो रहे हैं, एक तो सबसे ज़्यादा उनके लंग्स इफेक्ट होते हैं, मजीद कौन सा मामला सबसे ज़्यादा कोविड की वजह से देखने को मिल रहा है, और उसमें कोई एज फैक्टर भी है क्या? अच्छा, इसमें ना एक चीज़ जो है कि ये जो इसकी प्रेजेंटेशन है ना वो बड़ी बहुत ही एटिपिकल और बड़ी बहुत ही वर्सटाइल है कि पेशेंट को सिर्फ माइल्जियास, टेम्परेचर जिसमें दर्द हुई और साथ टेस्ट कराया कोविड पॉजिटिव, दूसरी तरह के पेशेंट का पेट लूज हुआ, उसका कोविड टेस्ट कराया वो पॉजिटिव, पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक जस्ट फ्लू हुआ है, पेशेंट का कोविड टेस्ट कराया। अच्छा डॉक्टर, माजरत मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन ये कोविड में ही ऐसा हो रहा है या फिर कुछ और वायरसेस भी होते हैं जिसमें
यानी इस तरह के डिफरेंट सिम्टम्स आ सकते हैं, ये नॉर्मल बात है या सिर्फ ये कोविड में हो रहा है? जी, ये वायरस जो है ना उसकी अलामात तकरीबन सेम होती हैं, उसमें जो है ना जी आपके जो टेस्ट हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं। कोविड को हम डिटेक्ट करते हैं उसके PCR से, या फिर अगर उसकी एंटीबॉडीज कोविड IgM IgG अगर वो पॉजिटिव आती हैं तो फिर हम कहते हैं कि इसको कोविड हो चुका है। बाकी बहुत सारे वायरस और भी हैं, हम सिर्फ कोविड को ही फोकस नहीं कर रहे, लेकिन इन पेशेंट में कोविड पॉजिटिव आ रहा है, वो जो पेशेंट है जिनमें कोविड पॉजिटिव आता है वो फिर कैरियर होते हैं। तो उनमें आपस में मतलब यह कि पेशेंट को उसको कंप्लेंट नहीं है, लेकिन वो जिसको वायरस ट्रांसमिट करेगा उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए उनको थोड़ा सा एहतियात यही बरतनी चाहिए कि मुमकिन है कि वो पेशेंट जिसमें कैरियर है उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल यूं लग रहा है जैसे नॉर्मल हेल्दी है, लेकिन जिस पेशेंट को वो ट्रांसमिट करेगा, जिस शख्स को ट्रांसमिट करेगा उसमें वायरस खतरनाक हो सकता है। तो इसको मद्देनजर रखना चाहिए। बिलाल, हमारे यहाँ भी ड्रग ट्रायल चल रहा है, जो चाइना ने वैक्सीन तैयार की है, वो कहाँ तक पहुँचा है? वज़ीर सेहत साहिबा उम्मीद जाहिर कर रही हैं कि 2 से 3 महीने में हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम वैक्सीन मंगवा के आम पब्लिक को लगा सकेंगे। जी बिल्कुल सिद्धा, ये जो बेसिकली जो अभी एक यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इसका जो ट्रायल फेज 3 चल रहा है, उस पर तो खैर अभी टाइम लगेगा, स्टडी आएगी। एनरोलमेंट स्लो है। हाँ, एनरोलमेंट स्लो है, और क्योंकि उन्होंने अपने वॉलंटियर्स जो है 19-20 हज़ार के करीब करने हैं, फिर उसके बाद उसकी आगे से मजीद उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो होनी है। लेकिन वो वज़ीर सेहत ने जो बात की थी वो वैक्सीन है जो कि मुकम्मल प्रिपेयर्ड है, मतलब वफाक की जानिब से कि हैवी जो अमाउंट है इसकी परचेज़ के लिए, प्रोक्योरमेंट के लिए रख ली गई है, जो कि अब फाइज़र कंपनी है, इसके अलावा एक तो रशिया की और यूरोपियन कंपनी है जिनसे ये जो वैक्सीन है ये ली जा सकती है। तो इस हवाले से अभी जो है ये बातचीत शुरू कर दी गई है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 3 से 6 माह के अंदर जो है ना, मतलब उसमें यह है कि वैक्सीन तो अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन ये जो सीज़न है, ये जो दूसरी लहर है, तीसरी लहर है, खासकर जो विंटर सीज़न है, इससे पहले बिल्कुल इससे पहले हमें ये मिल नहीं सकती। तो इससे पहले की जो वैक्सीन है वो यही है कि एहतियाती तदाबीर करें और इससे बच सकें। और ये क्योंकि जैसा डॉक्टर साहब ने बताया था कि विंटर सीजन है और कोविड प्लस नमूनिया हो रहा है, तो इसी वजह से आप देखें कि जो संजीदा तशवीशनाक जो पेशेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो अमवात का जो सिलसिला है ये बढ़ रहा है। और अभी महकमा सेहत की जानिब से जो प्रेडिक्शन की गई थी इसकी दूसरी वेव की, वो इसी तरह अभी तो वो बाकी है, वो तो 15 दिसंबर से एंड ऑफ जनवरी तक का कहा गया था, वो फेज़ अभी आना बाकी है। तो बहुत शुक्रिया बिलाल चौधरी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। वैक्सीन जब तक नहीं आती तब तक हमारे पास वैक्सीन सिर्फ यही है कि हमने एहतियाती तदाबीर अपनानी है, हमने मास्क पहनना है, अफरादी फासला रखना है, और जिस हद तक हो सके हमने कोरोना से बचना है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करेंगे जी सोशल मीडिया के हवाले से, ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से। तो पूरे लॉकडाउन में और उससे पहले भी हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हमारी जो नौजवान नस्ल है उनको एक मशवरा दिया था एक ड्रामा देखने का, और उस ड्रामे के जो हीरो हैं उनका जादू ऐसा सर चढ़ के बोला है कि वो लाहौर के मेहमान बने। दुनिया भर की ड्रामा तारीख का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला ड्रामा अर्तुगरुल ड्रामे की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जैसा कि मैंने पहले कहा, वज़ीर आज़म साहब ने भी वो ड्रामा देखा और फिर पूरी कौम को कहा कि लॉकडाउन में अच्छे से वक्त गुजारें और ड्रामा देखें। पाकिस्तान में इस ड्रामे और उसके मरकज़ी किरदार एंगन अल्तान के लाखों फैंस मौजूद हैं। पाकिस्तान टेलीविजन पर उर्दू तर्जुमे के साथ नशर होने वाले तुर्क ड्रामे अर्तुगरुल गाज़ी में मरकज़ी किरदार अदा करने वाले अदाकार बिलाकर पाकिस्तान पहुंचे, लाहौर पहुंचे गुज़िश्ता रोज़, और उनकी पाकिस्तान आमद के बाद से समाजी राब्ते की वेबसाइट पर वेलकम टू पाकिस्तान का ट्रेंड भी चल रहा है। गुज़िश्ता रोज़ वो मुख्तसर दौरे पर लाहौर में मौजूद थे, लाहौर ने उनको अपने रंग में रंग लिया। एंगन अल्तान का शानदार इस्तकबाल किया गया, शानदार मेहमान नवाजी पर पाकिस्तानियों का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, और उन्होंने कहा है कि इस कदर मोहब्बत का अंदाज़ा नहीं था। ये मेरा पाकिस्तान का पहला दौरा है लेकिन आखिरी नहीं होगा। आपको उन्हीं का एक क्लिप दिखाते हैं। حقق أملك هو الراية، اهدف الله أسمى غاية. حقق أملك هو الراية، اهدف الله أسمى غاية. انشد هدفك لا تنزاح، جاهد وتعب بالسلاح، بكرة بالجنة ترتاح. I know the Pakistani people loves, and I want to see myself, and I'm here, and I know it's not last time. Just this first time.
I'm very happy to this relationship, friendship also. I hope this Turkish and Pakistani brotherhoods will be continue. Pakistan Prime Minister loves the TV series and loves me, and I know he had a story of the social media, and I saw it, of course. Thank you very much. It's a pleasure to me. Thank you. Lahore, Lahore. नाज़रीन, आपने देखा कि अर्तुगरुल भी मान गए हैं कि लाहौर लाहौर है। वापस आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ सोशल मीडिया की बात करेंगे। सोशल मीडिया ऐप्स हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम जुज़ बन चुका है। इसी हवाले से हम ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको एक अर्तुगरुल काजी के कुछ क्लिप्स भी दिखाए। गुज़िश्ता रोज़ वो लाहौर में मौजूद भी रहे और उन्होंने लाहौर लाहौर एक नारा भी लगाया, खासे खुश नज़र आए। और इसी हवाले से मैं बात करना चाहूँगी कि अर्तुगरुल काजी जो ड्रामा है, उनकी जो हीरोइन है, उनकी बात ना की जाए ज़्यादती हो जाएगा। इस्टा बेल्जिक वो भी पाकिस्तान के बहुत सारे ब्रांड्स के शूट कर रही हैं, उनको भी हम मुख्तलिफ एड्स में देख रहे हैं। मुख्तलिफ ब्रांड्स की वो ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे लोग जो हैं हीरो हीरोइन को कितना पसंद कर रहे हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया की बात चल रही है तो नौजवान नस्ल सोशल मीडिया ऐप्स की इतनी रसिया हो चुकी है कि उसके बगैर बिल्कुल गुजारा नहीं है। अपनी हर नकलो हरकत की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड करना लाजमी बल्कि फ़र्ज तस्वुर किया जाने लगा है। सोशल मीडिया ऐप्स में फेस फिल्टर्स का इस्तेमाल खासा आम होता जा रहा है, बल्कि बेशतर अफराद उनके बगैर कुछ भी पोस्ट करना पसंद ही नहीं करते। अगर यकीन ना आए तो इंस्टाग्राम देख लीजिए, स्नैपचैट देख लीजिए या ऐसी किसी भी ऐप को ओपन कर लें तो आपके सामने सैकड़ों फिल्टर्स ऑप्शन आ जाएंगे, जिनका इस्तेमाल आप एक बटन दबाकर अपने चेहरे पर कर सकते हैं और अपने आप को मज़ीद खूबसूरत बना के दिखा सकते हैं। ये फिल्टर्स लोगों की शख्सियत को फौरी तौर पर यकसर तौर पर बदल के रख देते हैं और दीगर की नज़रों में अच्छा नज़र आने के लिए लोग इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। दर हकीकत कुछ अफराद के लिए फ़िल्टर या एडिट किए बगैर तस्वीर को पोस्ट करने का ख्याल भी दहशत ज़दा कर देने वाला होता है और इन फिल्टर्स का बेजा इस्तेमाल लोगों के अंदर एक ख़ास किस्म का एहसास कमतरी पैदा करता जा रहा है। किसी को अपनी रंगत पसंद नहीं है, किसी को अपने जिस्म की शेप पसंद नहीं है, किसी को गोरा होने का बहुत ज़्यादा शौक है तो किसी को दुबला पतला नज़र आना है। इस एहसास कमतरी ने लोगों को एक ना ख़त्म होने वाली दौड़ में शामिल कर दिया है। अपनी रंगत, अपनी जिसामत पर अदम इत्मीनान के बायस लोगों में ज़हनी इज़्तिराब आने लगा है, डिप्रेशन बढ़ने लगा है, परेशानी होने लगी है और आखिर इन सब फिल्टर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? लोग अपनी असल शक्ल और सूरत पर इत्मीनान क्यों नहीं हासिल करते? सोशल मीडिया पर दिखाने से गुरेज क्यों करते हैं अपनी असल शक्ल और सूरत को? इस एहसास कमतरी की बड़ी वजूहात क्या है? किस तरह से इन चीज़ों से निकला जा सकता है? इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। जी, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सहर चावला हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। ज़ैनब एजाज हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। ज़ैनब, सबसे पहले हमें बताइए कि कितने फ़िल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, वाकई ये बात आपने बिल्कुल ठीक है कि फ़िल्टर यूज़ किए बगैर या पिक्चर एडिट किए बगैर हम कुछ पोस्ट करने से पहले ना 10 दफ़ा सोचते हैं कि अच्छा ये लगाए या नहीं लगाए, क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से चल रहा है ना, तो हमें ये लगता है कि फिल्टर्स या एडिट हुई भी पिक्चर को ज़्यादा लाइक्स या कमेंट्स आएंगे। करती हैं उसका जवाब दे पहले हमें। नहीं, ऑनेस्टली जवाब दूंगी कि एडिट वगैरह तो हम करते हैं, अगर स्लाइड फिल्टर्स, ये नहीं कि पूरी आपकी शक्ल ही चेंज हो जाए कुछ है, लेकिन कुछ भी ऐसा जो कि फंकी सा, कुछ मजे का कुछ है। हाँ, लेकिन मैं इस पे हमेशा बात ये करती हूँ कि बहुत ज्यादा जो आप कहते हैं ना कि अच्छा ये वही इंसान है, तो मेरे ख्याल में ये गलत है। गलत है। सहर, कितना फिल्टर्स का इस्तेमाल करती है? अच्छा, फिल्टर्स का इस्तेमाल इन द सेंस कि अगर कहीं पर कंट्रास्ट कम है, कंट्रास्ट ज्यादा करना हो, पिक्चर ब्लर आ गई है उसको शार्पन करना हो, थोड़ी सी डिम लाइट में ली गई है, जैसे मैंने अभी बाहर दुनिया के लाउंज के सामने खड़े होके ली है, ठीक है, और आप मुझे लाइव भी देख रहे हैं। मैं फीचर्स की बात कर रही हूं, जी बिल्कुल, हमारी नोज छोटी सी बिल्कुल बिल्कुल इसकी तरफ आ रही हूँ। हाँ। वो ठीक है कि आप पिक्चर की क्लैरिटी, पिक्चर की ब्राइटनेस बढ़ाएं, लेकिन अपनी फिजिक चेंज करना, अपने बाल चेंज करना, अपने फीचर्स चेंज करना, ये डेफिनेटली आपको कॉम्प्लेक्सेस और आपको एक वो कहते हैं ना प्रोग्रेसिव नहीं,
आपको एक रिग्रेसिव सोच की तरफ लेता जा रहा है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ सिंस आई वर्क एज अ न्यूट्रिशनिस्ट टू कि ट्राई लविंग योर बॉडी। इट इज गुड कि आप चाहें कि मैं हेल्दी हूं, बट इट इज नॉट गुड टू हेट योर बॉडी कि आपका दिल करे कि ओके मैं गोश्त काट के अपने से फेंक दूं, या मेरा नाक इतना क्यों है और वो इतना क्यों है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पिक्चर से बाहर और सामने सभी देखते हैं, इट्स ऑलवेज अ प्लेजेंट सरप्राइज। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मोर ओवर आई वुड ऑलवेज लाइक टू say that it is about striking a healthy balance. Social media, Instagram is a powerful tool. Use it for your progression, use it for people, use it to make yourself happy. लेकिन इसको आप इस तरह इस्तेमाल ना करें कि आप जो है खुद ज़हनी महरूमियों का जो है शिकार होना शुरू हो जाए, और जब उसके बाद आप अपने आप को शीशे में व्यू करें, यहाँ आप अपनी जिंदगी की हकीकतों का जब आपको अपनी ऐप से निकल के सामना करना पड़े और वो मटेरियल पोजेशंस आप अपने पास ना देखें जो आपके पास असल में नहीं है, उनके सामने खड़े होकर आपने तस्वीर खिंचवा लिया, तो आपको अपनी हकीकत से घिन आना शुरू हो जाए। ठीक, इस पे हमने मजीद भी बात करनी है। ज़ैनब, हमें ये बताइए कि अभी सोशल मीडिया का इतना ट्रेंड हो गया है, हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस में इतने का कोई ब्यूटी कैम्स हैं, इतने फिल्टर्स हैं, कितने लोग हैं अंदाजन कि वो फिल्टर्स के साथ ही तस्वीर पोस्ट करते हैं। ये मर्द खवातीन सबका ही प्रॉब्लम है, खैर ये एक कैटेगरी हम इसको नहीं कह सकते कि कुछ लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो एज फार एज ब्यूटी कैमराज की बात है या कोई भी इस तरह के कैमराज हैं जो कि पिक्चर ही आप उसमें लेते हो, फिल्टर्स जो लगे होते हैं वो बहुत सारे हैं मेरे इर्द गिर्द भी, मेरे फ्रेंड्स या कजिन्स में भी, हम उनका नाम नहीं लूंगी जाहिर है। अच्छा, कभी कोई बंदा आपने ऐसा देखा कि वो कहे हटाओ भाई ये ब्यूटी कैम हटाओ, इसके बगैर पिक्चर? हाँ जी बिल्कुल, ये भी होता है। हम लोग भी अक्सर कह रहे थे, कहते नहीं दिस इज टू फेक, दिस डजंट लुक रियल, ये तो हम नहीं लग रहे ना, मतलब तो ये इसका कोई फायदा नहीं है। दूसरा, अगर आपने इंस्टाग्राम पे या कहीं भी कोई पिक्चर पोस्ट करनी है आपने, तो उसमें भी फिर देख रहे होते हैं अच्छा कौन कौन सा है, जिस तरह की अभी बात की है इन्होंने कि बाकी जहाँ पे ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट या सैचुरेशन की बात आती है तो वहाँ तक तो ठीक है, जाहिर सी बात है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी पिक्चर डल है तो आप ब्राइट करोगे, उसमें थोड़े कलर्स ऐड करोगे, कलर कॉम्बिनेशंस तो आप ठीक कर लो, बिल्कुल। तो यहाँ तक इट्स फाइन, लेकिन वो जो एक नया लेवल होता है जहाँ पे इट एक्चुअली चेंजेस योर फेस कम्प्लीटली, तो वो सहर धोखाधड़ी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सोशल मीडिया पे लोग अपने आप को यहाँ से भी स्लिम कर लेते हैं, वो प्रॉपर सारे आपके पास है, आप चिन स्मार्ट कर लें, वही ना, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब रियल में उसी बंदी को देखते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं। धोखा बहुत बढ़ गया है। आई हैव सीन पीपल जिनका मतलब जो पहले एक दूसरे को सोशल मीडिया पे जानते हैं, बट व्हेन दे यू नो एनकाउंटर ईच अदर फेस टू फेस, वो पहचानते नहीं कि टेबल पे ये वो इंसान बैठा हुआ है, और मेरे ख्याल से सबके साथ ये कहीं ना कहीं पे तो हो ही गया। कितना डेंजरस है ये प्रॉपर धोखे में आता है ना, ये प्रॉपर ब्लफ में आता है आपके पास। और ये इसकी वजह क्या है? लेट्स टॉक अबाउट द डीपर कॉज। जब आपको बता दिया जाएगा कि आपकी मेरिट आपकी फिजिकल अपीयरेंस है और यही आपका खाली और सोल असासा है, तो फिर आप इसकी तरफ प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पर आ जाती है सोशल मीडिया के अनहेल्दी यूज की बात। एक तरफ जहां से सोशल मीडिया से आप एजुकेशन में भी और बिजनेस प्रोग्रेशन में भी और हर चीज में तहलका मचा सकते हैं, वहां पर सोशल मीडिया को क्यों यूज किया जा रहा है? सिर्फ खूबसूरती का मार्केट सजाने के लिए। आई एम सो सॉरी, एंड सो मेनी ऑफ द पीपल यूजिंग सोशल मीडिया वो इसको सिर्फ यूज कर रहे हैं, और वो इससे अर्न भी सिर्फ इससे रहे हैं क्योंकि उन्होंने खूबसूरती की दुकान सजाई हुई है। आई एम सो सॉरी। तो उसकी वजह से जो यंगस्टर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि यार ये तो बड़ा आसान और बड़ा शॉर्टकट है, आई जस्ट हैव टू लुक ब्यूटीफुल एंड आई विल स्टार्ट अर्निंग मनी। लेट मी टेल दिस टू द यंगर जनरेशन, यस योर प्रेजेंटेशन स्पीक्स बिफोर यू स्पीक। आपके लिबास को, आपकी खुशबू को, जो फ्रेग्रेंस आप यूज करते हैं, आपकी लुक को, आपके हेयर स्टाइल को आपसे पहले गुफ्तगू करनी चाहिए। लेकिन अगर वो आपका खाली एसेट है, आप शायद जिंदगी में तेज तो चले जाएं, आप जिंदगी में आगे नहीं जाने वाले। बहुत सारे लोग जाने के लिए शहर इस पॉइंट पे मेरे जहन में आ गया, बहुत सारे लोग हैं जो कि जब बोलते हैं तो वो पता इट इज सच अ डिसअपॉइंटमेंट, आपको पता लग जाता है खाली बर्तन खड़क रहा है, तो आप शायद आगे तो चले जाएं, तेज तो चले जाएं, आप दूर तक नहीं जा सकते। दूर तक जाने के लिए सब्सटेंस होने की जरूरत है, और उसके लिए जब आप अपनी लुक्स को खाली अपनी बेस नहीं बनाएंगे और आप ओवरऑल बैलेंस्ड होकर चलेंगे, तब आप ऑब्सेस भी नहीं करेंगे लुक्स पर। बिल्कुल जी, आपको सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है, आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे, लेकिन जाना दूर तक है आपने। हमें ये बताइए ज़ैनब कि धोखे की हमने बात की है, सोशल मीडिया की जो एप्स हैं ये इस तरह से बनाई गई हैं कि सारे लोग जो है इसी में लग गए हैं। ये कितनी रियल लाइफ है, कितनी फेक लाइफ है? ये वैसे वाकई ये बात है कि अक्सर ये तो मेरे साथ भी खुद भी हुआ है कि अगर आपको जिनका नहीं पता, मतलब जिनसे आप पर्सनली फेस टू फेस नहीं मिले हुए हो, और उनसे जब आप मिलते हो
तो आप देखते हो कि अच्छा, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो कि ओके ये वही इंसान है या कुछ भी। ये नहीं है कि मतलब कि डिफरेंट लगते हैं, किसी भी सेंस में हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी। और बाकी बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि इतना हम एकदम से वी शुक के मतलब अच्छा दिस इज सो अनरियल, फेक लाइफ है, लेकिन हाँ जी, सब लोग उसको रियल समझना शुरू जी हो गए। बिल्कुल बिल्कुल ये है। और इसी वजह से ये एक नई जनरेशन के या हमारी जनरेशन के लिए जो हम अब आगे आएंगी उनके लिए बहुत गलत बार सेट हो गया। और मुझे लगता है दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज, क्योंकि ये बार इतना हाई लेवल पे जा चुका है कि अब सोशल मीडिया की पूरी दुनिया है, हर चीज़ सोशल मीडिया पे हो रही है। लोग टीवी कम देखते हैं, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर्स नहीं अब यूज़ होते क्योंकि अब हर चीज़ फ़ोन में, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक। अब फेसबुक का जो दौर था जो बहुत ज़्यादा हाइप थी जिसकी, अब वो शिफ्ट हो रहा है इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे। तो इस वजह से वो फिल्टर्स ज़्यादा हो गए क्योंकि इन ऐप्स में इटसेल्फ फिल्टर्स हैं। अच्छा सहर, हमें ये बताइए, जिस तरह से हम एक तो फेसेस की बात करें, दूसरा फेक लाइफ की मैंने बात की है। आप पता नहीं वो किसके घरों के, बड़े बड़े घरों के बाहर जाके आप वीडियोस बना रहे हैं, पिक्चर्स बना रहे हैं, लोगों की गाड़ियों के आगे खड़े होकर, वो आपकी अपनी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। 80% से ज्यादा एहसास से कमतरी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जो लोग ये सब कुछ अफोर्ड नहीं करते फिर वो हर मीन का इस्तेमाल करें ये चीजें अर्न करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस अप। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात पता है क्या, ये आगे जाके क्राइम को भी जन्म दे सकती है। बिल्कुल। और अजीब किस्म की ज़हनी डिलूजन और ज़हनी बीमारी को भी जन्म दे सकती है। जब आप उस चीज के साथ तस्वीर खिंचवाते हैं, आप उसको असल में पोजेस नहीं करते, समहाउ जब उस पर लाइक्स आना शुरू होते हैं और आपको काइंड ऑफ उस पर एक्नॉलेजमेंट मिलता है, आप इस डिलूजन में, इस गलत फहमी में चले जाते हैं कि ये चीज मैं वाकई पोजेस करता हूँ और आपको उस चीज से हाई मिलना शुरू हो जाती है। इससे दो काम हो सकते हैं, या तो इससे क्राइम का रेट बढ़ सकता है कि फिर क्योंकि बिकॉज यू डोंट लाइक द कैपेबिलिटीज अदर देन फिल्टर्स, आपके पास कुछ है तो नहीं फिल्टर्स के अलावा, तो अब या तो आप करेंगे कि कोई भी रास्ता इस्तेमाल करेंगे उसको गेन करने के लिए, या फिर आप ज़हनी बीमार हो जाएंगे और आप समझेंगे कि ये सब कुछ मैं वाकई पोजेस करता हूँ। इतना आपको मजाया बात है, बहुत सारे लोग जो हैं वो काफी रेस्टोरेंट्स में जाके ऐसी डिशेस सिर्फ इसलिए ऑर्डर करते हैं। मैंने अपने स्टूडेंट्स के मुंह से सुना है कि मैम, आई एम अ प्रोफेसर टू CMH, कि मैम मुझे ये पसंद नहीं है डिश, मैम मुझे डिश बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने तो इंस्टा के लिए ली थी। एंड यू आर लिटरली शुक कि नहीं पसंद तो क्यों ली थी, बिकॉज यू हैव टू पोस्ट इट। एक्सपेंसिव डिशेज, चाहे वो आप अपनी ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स है तो आप पॉकेट मनी करें, आप जिस तरह भी अपने आप को तंग करके करें, तो ये बात सुनने में तो बड़ी कैजुअल है, सुन के आप हंसेंगे, लेकिन ये हंसने वाली बात नहीं है। ये यहाँ की तरह की बात है कि आप लोगों के लिए जी रहे हैं, आप अपने लिए जी नहीं रहे। Exactly. और सोचिए कि किस तरह की जिंदगी है कि आप हर वक्त किस तरह के प्रेशर में है कि यू आर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। हाँ ज़ैनब, हमें ये बताइएगा, ये परेशान कर रही है लोगों को, डिप्रेशन में लेके जा रही है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है इन तमाम मामलात की वजह से। बिल्कुल, क्योंकि ये सब फेक है। और अगर आपके पास कोई ओरिजिनल चीज़ है ना, अब जैसे कि अगर ये मग मेरा है तो इट्स गोइंग टू बी माइन। अगर मैंने किसी और से ये मग पकड़ के, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया है, तो आप सैटिस्फाइड नहीं हो सकते, ये है उसी का। और फिर आप अगर इसके साथ पोस्ट कर भी रहे हैं तो आपको एट द एंड ये चाहिए भी होगा, इवन कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो ये दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर द न्यू जनरेशन जो हमारी भी आगे आएगी। तो आई थिंक दिस इज एक्सट्रीमली रॉन्ग। अच्छा, मुझे ये बताइए, टेक्नोलॉजी कितनी तेजी के साथ जिद्दत की तरफ जा रही है, अभी मजीद क्या क्या होना बाकी है? अभी यही नहीं संभाला जा रहा हमारी नौजवान नस्ल से। सब लोग जो हैं वो सही वाला रास्ता छोड़ के गलत रास्ते पे निकल पड़े हैं, पगडंडी पे निकल पड़े हैं असल रास्ता छोड़ के। एग्जैक्टली। ये तो सोच कर ही मतलब कि कुछ होता है कि व्हाट्स मोर टू कम, मतलब कुछ समझने वाली, मतलब अगर आप इजाजत दें मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, मेरे ख्याल से जो कोविड है ना, वो यंगर जनरेशन के लिए भी ठीक ठाक मैसेज है और उसको हिला के रख दिया। और सही टाइम है, ये जो जनरेशन जी इसको कहते हैं ना, जनरेशन जी को सही टाइम पे हिलाया है कि बेटा तुम लोग देख लो कि जिन लोगों में मवाद था, जिनमें मादा था, वही टिक सके कोविड में। देख लो उन लोगों के जो फिल्टर्स के हिसाब से चल रहे थे उनके साथ क्या हुआ, उनकी दुकान कैसे बंद हुई है। तो प्लीज आप लोग इस बात को रियलाइज करें कि जो असल चीज है, जो असल नॉलेज है, जो असल एजुकेशन है, जो असल वैल्यूज है, उनको, उसकी मार्केट को, उसकी प्रोग्रेशन को कोई चीज नहीं हिला सकती। तो असल एजुकेशन, तालीम, नॉलेज, स्किल, हुनर के पीछे भागे, फिल्टर्स के पीछे ना भागे। कोई भी चीज हिला सकती है। एजुकेशन, तालीम, तरबियत तो हमें दी नहीं जाती कि किसी चीज को इस्तेमाल कैसे करना और अच्छा इस्तेमाल कैसे करना है। ज़ैनब, कितने ही लोग हैं सोशल मीडिया की, हम इंटरनेट की बात करें, कितने लोग हैं अर्निंग सोर्स बनाया है इसको, कितने लोग इससे बड़ा अच्छा फायदा उठा रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे मैसेजेस दे रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, वही वाली बात आती है कि कोई भी चीज़ को या तो उसका गुड यूज़ होता है या बैड यूज़ होता है। और आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि हमें किसी ने बताया नहीं है कि आपने इंस्टाग्राम कैसे यूज़ करना है या आपने कोई भी ऐप किस तरह यूज़ करनी है, कि वो हम
अगर हम जैसी जनरेशन, यंग जनरेशन के लिए ये अगर ऐप्स बनाई गई हैं हमें अट्रैक्ट करने के लिए, और हमारे पेरेंट्स को नहीं भी पता, बल्कि उनको शायद नहीं भी यूज करना आता है। पेरेंट्स बेचारों को कहाँ पता है इन खतरनाक ऐप्स के हवाले से, वो तो हैरान हो रहे होते हैं कि शायद हमारे बच्चे कोई बहुत ही जरूरी काम करे। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं बेचारे बहुत मासूम है जो कि ये समझ रहे होते हैं बच्चा मोबाइल पे या लैपटॉप पे बैठा हुआ असाइनमेंट बना रहे हैं, आवाज नहीं देनी, ये बेचारा डिस्टर्ब हो जाएगा। खैर हमें भी समझने की जरूरत है, हम बड़े हो चुके हैं और हमें पता है कि हर चीज का अच्छा क्या है बुरा क्या है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन सेल्फ डिफेंस की बात हो रही है, खेल के मैदान की बात हो रही है, तो दुनिया भर के खेल के मैदानों में क्या चल रहा है इसी हवाले पे भी हम बात करेंगे। तो इस मामले में डांस लवर्स के लिए मेरे पास एक खुशखबरी है, और जनाब खुशखबरी ये है कि आलमी कमेटी बराए ओलंपिक्स ने ब्रेक डांसिंग को बतौर खेल तस्लीम करते हुए इसे आइंदा समर ओलंपिक्स का हिस्सा बना दिया है। टोक्यो ओलंपिक्स 2021 के लिए नए कवायदो ज़वाबित का ऐलान किया गया है, जिसके मुताबिक टोक्यो ओलंपिक्स आइंदा साल जुलाई में मुनाकिद होंगी, और IOC ने खेलों के कवायदो ज़वाबित में तब्दीली भी की है। तब्दीली के तहत मकामी शहर को ये इख्तियार दिया गया है कि वो मकामी सतह पर मकबूल तरीन खेल का इंतखाब करके उसे ओलंपिक्स में शामिल कर सकता है। 2024 में पेरिस ओलंपिक्स में 4 नए खेलों को शामिल किया गया है, और ब्रेक डांसिंग के साथ साथ सर्फिंग है, स्टेक बोर्डिंग है और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग भी शामिल है। फजर, कराटे में फ्लेक्सिबिलिटी या जो हमारे मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के डिफरेंट कैटेगरीज है उनमें फ्लेक्सिबल बॉडी का होना या फिर स्ट्रांग होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी बेसिक्स में हमारी पहले बॉडी की स्ट्रेचिंग्स कराई जाती हैं, क्योंकि हमारी किक्स जो हैं बेसिकली जो किक्स है जितनी हाइट चाहिए उसके लिए हमारी स्ट्रेचिंग होना ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग यानी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, सबसे पहले हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी वार्म अप पूरा होता है, जिसमें हमारी हर किस्म की हर बॉडी पार्ट की पूरी जो है स्ट्रेचिंग्स कराई जाती हैं। अच्छा मुझे ये बताइए आपका फेवरेट वाला ट्रिक कौन सा है जिसे आप हमेशा इस्तेमाल करके फायदा भी लेती हैं और आपको पसंद भी बहुत है? जो मुझे ज्यादा पसंद है वो मेरी किक्स हैं, लेकिन जो मैं फाइट में पॉइंट बिल्कुल एंड टाइम जहाँ पे आ जाते टाई हो रहे हैं या टाइम थोड़ा रह गया, नेक टू नेक जो आके आपके पास एक पॉइंट होता है, उसके लिए वो मेरा पंच है, जिसकी टेक्निक यानी जो है कि यानी पहले मैं डॉज करती हूँ, डॉज देन पंच करती हूँ। अच्छा राइट दिखा के लेफ्ट लगाती हैं आप? यस, इससे डॉज कर लेती हूँ, इससे पंच कर लेती हूँ। ओह अगला बंदा इससे बच रहा होता है लेकिन आप इधर से लगा देती हैं उसको। अच्छा हमें फजर ये बताइए कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट की हम बात करें, आप तो कराटे करते हो ना, इसमें और कौन कौन सी कैटेगरी हैं जो लड़कियां जा सकती हैं उस फील्ड में? मार्शल आर्ट्स में बहुत सारी गेम्स आ जाती हैं, काफी वास्ट फील्ड है, लेकिन जो यानी पाकिस्तान में जो करवाई जा रही है पाकिस्तान लेवल में, उसमें ताइक्वांडो आ जाता है, वुशु आ जाता है, जूडो आ जाता है, साथ साथ बॉक्सिंग भी आ जाता है। इन सब से मिलते जुलते हम सेल्फ डिफेंस सीख सकते हैं। इन सब से हम लोग अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। अच्छा लड़कियों को मुझे ये बताइए, बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस मामले में, लड़कियों को ज्यादा नहीं भेजा जाता इस तरह के गेम्स में। गेम्स में वैसे तो कम भेजा जाता है, लेकिन ये मारधाड़ वाले गेम्स में तो वैसे उनको दूर रखा जाता है। आना चाहिए लड़कियों को? मैं तो कहती हूँ आना चाहिए, ताकि हम लोग एटलीस्ट सेल्फ डिफेंस कर सकें। हमें इतना ट्रस्ट हो कि हमें कोई तंग कर रहे है तो सेल्फ डिफेंस कर सकते हो, किसी की जरूरत ना हमें रहे। अच्छा आपके आसपास आपकी फ्रेंड्स फैमिली में आपकी कजन्स जिनको जो आपको देख के इस फील्ड में आई हो, या फिर आप उनको कहते हो कि आए इस फील्ड? अभी सारे छोटे मेरे से कजन्स वगैरह, बट मैं सबको यानी कहती हूँ कि आओ, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें यानी मुझे कितना सुकून है। मुझे किसी की कभी जरूरत नहीं पड़ती है कि मैं उससे कहूँ कि मेरी हेल्प कर दो। मैं जहाँ पे भी मुझे डिफेंस करना पड़ता है मैं सेल्फ डिफेंस कर लेती हूँ। अच्छा हमारे स्पोर्ट्स फेडरेशन की मैं बात करती हूँ, कितनी चैंपियनशिप्स आपको मिलती हैं साल में खेलने के लिए? हमें जो पाकिस्तान फेडरेशन है वो काफी ज्यादा हमें सपोर्ट करती है, हमें ज्यादा से ज्यादा जो है ना मौके फ्राहम करती है कि हम लोग आगे आएं, और जो है यानी उनकी यही कोशिश है कि हम लोग नेशनल लेवल पर तो आ रहे हैं, यहाँ पे अपना नाम रोशन करें, साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर जाके अपने नाम के साथ अपने मुल्क का भी नाम रोशन करें। अच्छा आपका एम क्या है, क्या चाहिए? मुझे इंटरनेशनल की दुनिया में मुझे तो इंटरनेशनल प्लेयर बनना है। नेशनल लेवल तक आ गई हूँ, आगे इंटरनेशनल लेवल तक जाना है। वेट कैटेगरी क्या है आप? मैं -45 और 45 -45 में है, तो फिर वेट को मेंटेन रखना, इसी लेवल पे रखना सारा साल मेहनत होती है या फिर चैंपियनशिप से पहले? ये सारी कंटिन्यूसली करनी पड़ती है, अपने आप को सारा साल ही फिट रखना पड़ता है। क्या क्या कॉम्प्रोमाइज करते हो? इसमें ज्यादा फैट और ये फास्ट फूड ये सारा कुछ इग्नोर करना पड़ता है, नहीं सब कुछ छोड़ना पड़ता है। अच्छा तो जब वेट मैनेज नहीं होता तो फिर कितनी टेंशन होती है कि मेरा तो ये... फिर उससे ज्यादा से ज्यादा फिटनेस ट्रेनिंग्स करनी पड़ती हैं, सारा टाइम स्पोर्ट्स को देना पड़ता है अपना। अच्छा देखने वालों को क्या कहेंगी आप, क्या पैगाम देंगी?
मैं यही कहूँगी कि यानी मुझे तो मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। क्योंकि हर जितनी भी मर्जी मौसम की शिद्दत होती है ना, मेरी फैमिली ने और मेरी मम्मा और मेरा भाई मेरे साथ होता था, मुझे इन्होंने लेकर जाना, इन्होंने ट्रेनिंग। बहुत शुक्रिया फजर इफ्तिखार प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंच चुका है, इसलिए मुझे आपने इजाजत देनी है। कल मुलाकात नहीं होगी, आप देख पाएंगे बेस्ट ऑफ जागो लाहौर। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।